नमस्कार। हिंदी आलेखन का पेपर जब तैयारी में यहाँ पर हमारा ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच जब यहाँ पर हो रही थी, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे थे उनके बारे में मैं बताऊंगा। और मैं कहता था इन चीज़ों पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, लोगों को हल्ला मचाने दीजिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए इस पेपर को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं पेपर कैसा रहा है और जो चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं। पेपर बिल्कुल निश्चित रहता है, हर बार जैसा पेपर आता है वैसा ही पेपर आता है। सामान्य हिंदी व आलेखन का 100 अंकों का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन ये गद्यावतरण का, इसमें आपका 21 नंबर का होता है। ये जो गद्यावतरण आपके सामने यहाँ पर दिया गया था, ये विषमता के निराकरण के लिए कुछ ऐसा करके ये पूरा गद्यावतरण है। और इस गद्यावतरण का पहला क्वेश्चन जो शीर्षक, तो मुझे जो समझ में आया उसमें मनुष्य के बारे में कुछ बात की गई है और मनुष्य की यहाँ पर जो बातें की गई हैं, जैसे मनुष्य यदि भोग योनि नहीं है तो क्या वह प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता। इसका उत्तर यही है कि वो प्रकृति के का केवल अनुसरण करता है। ये सारी बातें कहेगी। तो कुछ टाइटल ऐसा अगर आपने दिया होगा कि मनुष्य अपनी नियति का निर्माता, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, इस तरीके से अगर आपने दिया होगा तो मनुष्य कोलन ऐसा करके लिखा होगा तो सही होगा, या इससे मिलता जुलता। टाइटल कोई एक नहीं होता। सारांश भी लिखना आसान था। सारांश इसका 1/3 शब्दों में लिखा जाता है, तो उस हिसाब से लगभग मेरे हिसाब से ये 200 के अंदर ही होगा। तो और गद्यांश में रेखांकित अंशों की जो व्याख्या है, तो व्याख्या में आपको जैसे पुनर्जन्म की बात पहले में की गई है ना, और पुरुषार्थ की बात पहले में की गई है, दूसरे में पुनर्जन्म की बात की गई है, तीसरे में मनुष्य यदि भोग योनि नहीं है तो क्या प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता। तो व्याख्या भी बिल्कुल सामान्य सा ये प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। अब देखिए, ये यहाँ पर लोगों को खूब डाउट होता था कि वो नीचे उसमें क्या लिखेंगे। कई लोगों को भेजा गया है और अधिशासी अभियंता और इनको सबको मैंने कहा था प्लेन आप लिख के आइए, कोई स्पेशल बहुत बड़ा लेटर आपको नहीं मिलेगा। सामान्यतः ही आपको जो पेपर दिया जाता है वो शासकीय पत्र ही दिया जाता है, सरकारी पत्र वही दिया गया। सामान्य सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रयाग राजमंडल में 3 नए राजमार्गों के निर्माण का आदेश दिया गया है। इसमें बात कही गई है कि सभी जिलों में सड़क मरम्मत के कार्यों के साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया जाए। प्रतिवेदन में चिन्हित तीनों राजमार्गों के भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए 1 माह में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो यहाँ से विषय लेंगे, यहाँ से आशय लेंगे, लिख देंगे, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। अब चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जिसका बहुत ज्यादा बवाल बना हुआ था कि लिखित प्रारूप और इसमें उदाहरण में क्या अंतर है। सामान्य सा प्रश्न आया कि शासकीय और अशासकीय पत्र का भेद और वैशिष्ट्य बताइए। ठीक है, अभी लास्ट में जो टेस्ट हमारे यहाँ हुआ था, जिन लोगों ने लिखा है, यही प्रश्न उसमें दिया गया था। किसी एक शासकीय पत्र का प्रारूप बनाते हुए उदाहरण, मतलब प्रारूप बताने हेतु उदाहरण स्वरूप एक शासकीय पत्र लिखिए। अब यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया कि उदाहरण आपको लिखना है, उदाहरण बताया कि आप उदाहरण लिखिए। कार्यालय आदेश की विशेषताएं बताइए, उदाहरण स्वरूप एक कार्यालय आदेश लिखिए। यहाँ उदाहरण पूरा मांग लिया है और अनुस्मारक क्या है, इसका प्रारूप मांगा है। तो जहां पे उदाहरण उसको लिखवाना था उसने उदाहरण लिखवा लिया है, और जहां पे उसको प्रारूप लेना था वहां पे प्रारूप स्पष्ट तौर पर उसने ले लिया है। अब आते हैं यहाँ पर, वोकैब इस बार की परेशान करने वाली नहीं थी, ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना पढ़े किसी की हो जाती। जिन्होंने पढ़ा था उनका वोकैब का पेपर अच्छा हुआ होगा। और अभी तक जो हमको सूचना मिली है लगभग सबके वोकैब सही है। एक वोकैब मतलब हो सकता है किसी का गलत हुआ। जैसे यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ लैंड की बात की गई, एक्विजिशन ऑफ लैंड, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड का मतलब हिंदी यहाँ पर लिखना है आपको। तो इसका हिंदी क्या है, अगर आपने इसकी हिंदी लिखी है, क्या लिखी है आपने, लिखी है भूमि अर्जन या भूमि अधिग्रहण, भू अधिग्रहण भी लिखा है, भूमि अर्जन लिखा है, तो ये सही है। अगर आपने भू अधिग्रहण लिख दिया है, अधिग्रहण, तो सही है। और अगर आपने भूमि अर्जन लिख दिया है तो भी ये सही है। दूसरा है एडमिजिबल, है ना, एडमिजिबल, तो एडमिजिबल का मतलब होता है ग्राह्य। ये यहाँ पर प्रैक्टिस भी की गई थी, ग्राह्य, या ऐसा भी लिख सकते हैं स्वीकार्य, या लिख सकते हैं स्वीकार्य। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब नामांतरण होता है, नामांतरण होता है ना। दूसरा इसका दाखिल खारिज भी होता है। अगर आपने दाखिल खारिज लिख दिया होगा तो ये भी सही होगा। ठीक है। रिपील,
रिपील का मतलब रद्द करना या निरसन होता है, निरसन होता है, निरसन। और डिबार का मतलब आप जानते हैं, रोकना या वर्जित करना। अगर आप लिखेंगे वर्जित तो आपको लिखना होगा वर्जित करना, या फिर आप लिख दीजिए रोकना। और एक शब्द और होता है अपात्र घोषित करना, एक शब्द होता है अपात्र घोषित करना, अपात्र घोषित करना। ठीक है। साक्ष्यांकन, ये शब्द पूछा गया। अटेस्टेशन, अटेस्ट करते हैं ना, तो यहां पर आपको ऐसे लिखना था अटेस्टेशन, है ना, अटेस्टेशन। कार्मिक, इसको क्या लिखते हैं, पर्सनल, पर्सोनल करके हमने याद भी कराया था, डबल एन होता है यहाँ पे, डबल एन ई एल। ठीक है। नियुक्ति पत्र, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। निदेश, एक होता है डायरेक्शन, अगर आपने डायरेक्शन लिखा है तब भी सही है, और अगर आपने डायरेक्शन के अलावा डायरेक्टिव भी लिख दिया है तब भी सही है, डायरेक्टिव भी सही माना जाएगा। प्रतिलिप्याधिकार, कुछ लोगों का ये प्रतिलिप्याधिकार को लेके वो था कि ये हमारा हो सकता है गलत हो, तो ये कॉपीराइट पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था आपसे? कॉपीराइट, COPYRIGHT, ये कॉपीराइट। ठीक है। तो ये यही डिसाइड करता है कि आपका स्कोर कितना अच्छा जाएगा, और ये इस बार सरल पूछा गया। मुहावरे पे चलते हैं। मुहावरे भी बहुत कठिन नहीं पूछे गए हैं। मुहावरे कहाँ चले गए भाई? इसी में नीचे होंगे, इसी पे, उसमें नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मुहावरे दिए हैं, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा जिससे कि मुहावरों का मैं आपको अर्थ बता सकूं। तो मुहावरों को आप देखिए यहाँ पर, तो मुहावरे, अक्ल पर पर्दा पड़ना, आग पर पानी डालना, ईद का जवाब पत्थर से देना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सब जनरल मुहावरे। अब यहाँ पर मार्क्स का जो होगा वो ये होगा कि किसने कितना अच्छा इसका अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग किया है। सटीक अर्थ अगर इसकी बात की जाए तो अक्ल पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या होता है? बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, या मतलब समझ काम न करना, दिमाग काम न करना, इस तरीके से। आग पर पानी पड़ना का मतलब है क्रोध कम करना, झगड़ा शांत करना, ये होता है। ईंट का जवाब पत्थर, अगर इसकी बात करें तो ईंट का जवाब का पत्थर का मतलब है कि दुष्ट के साथ अधिक दुष्टता करना, या फिर किसी के प्रहार का कड़ा उत्तर देना। दोनों में से कोई भी आपने लिखा है, क्योंकि दो दो तीन तीन किताबें आप पढ़ते हैं, अलग अलग मुहावरे मिलते हैं, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा या कठिन कार्य संपन्न नहीं कर सकता। और आ बैल मुझे मार, यानी कि स्वयं मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर विपत्ति में पढ़ना, ये इसके अर्थ हैं। ठीक है। अब अगर वाक्य प्रयोग आपने अच्छे से कर दिया होगा, अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप इतिहास और पौराणिक कथाओं से ही सारी चीजें निकालें। कभी कभी सामान्य वाक्य प्रयोग, बस वाक्य प्रयोग ऐसे हो, वर्तनी दोष वगैरह ना हो। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर के सवाल पूछे गए ये भी डिसाइडिंग होते हैं, इसमें एक दो नंबर आप अगर बढ़ा ले जाते हैं अपने तो ये काफी काम कर जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू पूछा है, उनके उपयोगों को बताया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जो इसका मस्तिष्क होता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल करता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसी में होता है, गणनाएं करता है, निर्देशों का क्रियान्वयन करता है, यही लिखना था। कंप्यूटर प्रोग्राम को परिभाषित कीजिए। तो प्रोग्राम का मतलब होता है कि निर्देशों का एक व्यवस्थित समूह कंप्यूटर को बताता है कि किस विशिष्ट कार्य को कैसे पूरा करना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट साधन का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, इनके समकक्ष अन्य प्रचलित साधनों के नाम बताइए। ठीक है। तो अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्लाइड शो बनाना, कोई लेक्चर तैयार करना, जैसे हम लोग तैयार करते हैं। अब इसमें जैसे गूगल स्लाइड का भी उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, कैनवा का भी लोग उपयोग करते हैं, ऐसे ही एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए प्रिजल का उपयोग करते हैं, बाकी एआई चैट जीपीटी का लोग उपयोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप और जैसे प्लेटफॉर्मों में प्रयुक्त होने वाले एंड टू एंड इंक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? क्लास में इसको हमने कराया था। इसका अर्थ है कि संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आपके संदेश को नहीं पढ़ सकता है ना। सेवा प्रदाता कंपनी या हैकर्स भी नहीं पढ़ सकते, ना सुन सकते। संदेश का मतलब ऐसा पढ़ना ही नहीं है, सुनना भी, यानी कि वो लॉक्ड रहता है, पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है,
अनलॉक्ड जब उसको किया जाएगा तभी वो, मतलब जब आपके पास जाएगा तभी अनलॉक्ड होगा, बीच में कोई इसको पढ़ नहीं सकता है। आजकल कंप्यूटर जगत में किस प्रकार के खतरे प्रचलित हैं, तो ये तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था कि अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे खतरे हैं, जैसे मालवेयर है, रैंसमवेयर है, फिशिंग है, स्पाईवेयर है, ये सब किया जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज हैं, और बाकी बहुत अन्य चीज़ें हैं, धोखाधड़ी है, साइबर जो ठगी की जाती है, साइबर अपराध किया जाता है। तो ये आपको लिखना था। अब इस पूरे पेपर को अगर देखा जाए तो इस पेपर में जिसका भी मतलब ठीक ठाक पेपर हुआ है, वो अगर सामान्य मार्किंग 2017 की तरह हुई तो उसको मार्क्स 70 से 75 के 70 के आसपास मिल जाएंगे, 70-75 के बीच में मिल सकते हैं। अगर 2023 की तरह मार्किंग हुई, सॉरी 21 की तरह, एक्सट्रीमली सॉरी, 23 का तो ये पेपर ही है, 21 की तरह मार्किंग हुई तो ये 70 के नीचे मार्क्स आ सकते हैं, तो मार्क्स काटे जाते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, वो कैब अगर आपका एक गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मुहावरे सब सही हैं, इसको भी आपने लगभग टू द पॉइंट लिख दिया है तो 5-6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे वो कैब में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, मुहावरे में भी लगभग नंबर मिल जाते हैं, अगर उदाहरण आपने अगर सही से अर्थ लिख के उदाहरण लिख दिया है तो ये आपका पेपर रहा है। हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर भी ठीक ही पूछा गया है, एक क्वेश्चन भी गलत करने लायक उसमें नहीं है। बाकी अब ईश्वर पे छोड़िए और आप लोग आगे का पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही हम जो कुछ चाहें आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए जुड़े रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच।